देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। देखो अब तक तो समझ गए होगे तुम लोग कैसे करके करना है, ठीक है। तो आज बताओगे मुझे कि कैसे करके करना है, तुम लोग भी ट्राई करो तो तुम लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम पहले बता देते, काफी लेंदी है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। इसका छोटा छोटा पार्ट वाइज भी क्वेश्चन हो सकता है। आरएसटी लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बेचता है। इट बाइज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड रीसेल्स टू ईच ऑफ द 3 डिफरेंट मार्केट। 3 मार्केट में ये लोग बेच देते हैं। आरएसटी लिमिटेड ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खरीदता है, फिर उसके बाद उसको रीसेल कर देता है 3 अलग मार्केट में। एक है जनरल सुपरमार्केट चेन जो है वो एक ड्रग स्टोर चेन वहां पर, और एक केमिस्ट शॉप। तो ये 3 तरह के जगह पे ये प्रोडक्ट जो है वो रीसेल कर देते हैं, जिनसे खरीदते हैं उनसे, उनसे खरीदने के बाद, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा for the month of April in respect of RST Limited has been reported। तो अप्रैल मंथ का ये डेटा हमें दे रखा है कि जनरल सुपरमार्केट चेन जहां ये लोग बेचते हैं, ड्रग स्टोर चेन और केमिस्ट शॉप का डेटा क्या दे रखा है, बोल रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, एक डिलीवरी करने पे, ठीक है। एक डिलीवरी में कितना प्रोडक्ट जाएगा ये हमें नहीं बताया है, बट एक डिलीवरी करने पे रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, ये क्या डेटा है बता सकते हो। रेवेन्यू ये क्या डेटा दे रखा है, रुपीज में तो है, ये देख के भी समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बोलो। मैम इनकम जितना बेचा है उतना, मतलब सेल, सीधे सेल किया है। यस मैम। सेल, सेल, ठीक है। एक डिलीवरी का सेल। गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो बोल रहे हैं कि पर एक डिलीवरी का जो सेल वैल्यू है वो कुछ इतना है। 3 अलग अलग जगह पे सेल होता है, तो 3 अलग अलग जगह का सेल वैल्यू दे रखा है पर डिलीवरी। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी, मतलब जो प्रोडक्ट बिक जाता है उसका कॉस्ट, एक डिलीवरी का कॉस्ट, तो एक डिलीवरी का सेल, एक डिलीवरी का कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। मतलब अगर जनरल सुपरमार्केट चेन में एक बार डिलीवरी होता है तो इतना सेल वैल्यू होता है, और जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है उसका कॉस्ट वैल्यू इतना है, तभी तो बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अच्छा सेम ये 2 कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, आंसर बहुत आसानी से होगा। नंबर ऑफ डिलीवरीज, अब ये क्योंकि एक डिलीवरी का दिया हुआ है, पर मतलब एक होता है, एक डिलीवरी का दिया हुआ है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज यहाँ पर दे रखा है। इस सेक्टर में 330, इसमें 825, इसमें 2750, इतने सारे नंबर ऑफ डिलीवरीज होंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। इन द पास्ट आरएसटी लिमिटेड हैज यूज्ड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज टू इवैल्यूएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो 3 है, 3 जगह पे इन्होंने अपना मार्केट चैनल बना रखा है कि हम लोग ये प्रोडक्ट जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ये 3 जगह पे बेच देंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज का मतलब होता है जीपी, जीपी मतलब जीपी बाय सेल, मतलब सेल करके जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस मार्जिन मतलब प्रोडक्ट बेच के जो प्रॉफिट होता है उसे ग्रॉस मार्जिन बोला जाता है। आरएसटी लिमिटेड हैज यूज्ड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज टू इवैल्यूएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये लोग चाहते हैं कि ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करे, इवैल्यूएट करे, और उसके लिए वो लोग क्या यूज करे, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। द कंपनी प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब कंपनी का प्लान क्या है कि ये लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करेगा फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है वो पता करने के लिए ये लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है यूज करना चाहता है। मतलब
ये जो तीन जगह, ये जो तीन मार्केट चैनल है, कहां पर क्या प्रॉफिट होता है वो पता करना चाहता है ये लोग। एक्टिविटी एरिया देखो क्या दे रखा है, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेस मतलब कस्टमर जब ऑर्डर करता है परचेस करने के लिए तो वो प्रोसेसिंग का एक खर्चा होता है, वो एक एक्टिविटी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है देखो, नेक्स्ट बोल रहा है लाइन आइटम ऑर्डरिंग, ये भी एक एक्टिविटी है। स्टोर डिलीवरी, ये भी एक एक्टिविटी है। कार्टून्स डिस्पैच टू स्टोर्स, ये भी एक डिलीवरी है, सॉरी ये भी एक एक्टिविटी है। सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर, ये भी एक एक्टिविटी है। अब ये एक्टिविटी किस वजह से कम या ज्यादा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो कस्टमर का परचेज ऑर्डर का कॉस्ट ड्राइवर क्या होना चाहिए, नॉर्मली सोच के देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर होना चाहिए। परचेज ऑर्डर बाय कस्टमर, कस्टमर ज्यादा ऑर्डर करेगा तो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो ज्यादा होगा, कम ऑर्डर आएगा तो कम होगा। लाइन आइटम ऑर्डरिंग, इसमें भी वही कितना सारा ऑर्डर होगा, लाइन आइटम पर परचेज ऑर्डर। स्टोर डिलीवरी, तो स्टोर डिलीवरी कितने सारे हो रहे हैं, वही इसका कॉस्ट ड्राइवर है। कार्टून डिस्पैच टू स्टोर्स, कार्टून डिस्पैच टू ए स्टोर पर डिलीवरी, एक डिलीवरी पे कितने सारे कार्टून स्टोर पे डिस्पैच किए जाते हैं, उसके क्वांटिटी मतलब नंबर के ऊपर खर्चा जो है कम या ज्यादा हो सकता है। सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर्स, आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग, ठीक है, कितने टाइम तक स्टॉक किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो मैं बता ही दिया है कॉस्ट ड्राइवर क्या है। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, खर्चा, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर रुपीस कितना होगा पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखते हैं क्या डिटेल्स दिया है, नीचे यहाँ पर दे रखा है देखो। द अप्रैल मंथ्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बोल रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहा है, मतलब गुड्स को बेचने का तो एक कॉस्ट होता है। अगर ये लोग तो ट्रेडर है, किसी और से मेडिसिन यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट खरीदते हैं फिर किसी और को बेचते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें कॉस्ट इनकट करना पड़ता है, स्टॉक खरीदने के लिए कॉस्ट इनकट करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके अलावा भी इनका बिजनेस को ऑपरेट करने का एक खर्चा होता है, वो कितना है वो बता रहा है, 8,27,970 है। अप्रैल मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ RST Limited are 8,27,970. These operating costs are assigned to 5 activity areas, वही 5 activity areas जो ऊपर बताया था। तो ये कॉस्ट को ये लोग ये 5 एक्टिविटी एरिया में असाइन करना चाहता है। द कॉस्ट इन ईच एरिया एंड द क्वांटिटी ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन, द कॉस्ट इन ईच एरिया, हर एक एरिया का कॉस्ट क्या होगा, एंड द क्वांटिटी ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेसिस यूज्ड इन दैट एरिया फॉर द मंथ एज फॉलोज, दे रखा है देखो। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा हुआ है 2,20,000 टोटल कॉस्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल, ठीक है। और ये इंपैक्टफुल होता है नंबर ऑफ ऑर्डर के ऊपर। ये देखो कितने सारे ऑर्डर है, 5,500। तो बताओ पर कॉस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना हो जाएगा, अगर टोटल इतना खर्चा है, इतने 40 सारे 40, यस मैम 40 हो रहा है, अच्छा। 40 तो रुपीस, अच्छा तो रुपीस 40 पर कॉस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40। इस तरह से हमें यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लाइन आइटम ऑर्डरिंग का खर्चा इतना है और इतने सारे लाइन आइटम्स है, तो सिंपल डिवाइड करो, डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा। 3, अच्छा 3 हो जाएगा, ₹3 पर लाइन आइटम ऑर्डर, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड करना 50 पड़ेगा। अच्छा ये हो जाएगा 50 पर डिलीवरी, है ना, 50 पर के डिलीवरी, बाद इस तरह से। ये तो 1 होगा, ₹1 पर क्या लिखेंगे, डिस्पैच लिख देते हैं, ₹1 पर डिस्पैच, ठीक है। एक बार डिस्पैच करने का ₹1 का खर्चा हो जाएगा। सेल्फ स्टॉकिंग कस्टमर, ये वाला कितना हो जाएगा, 20, अच्छा 16 ₹16 पर आवर, ये आवर बेसिस पे था। तो हम लोगों ने अलग अलग जो है कॉस्ट ड्राइवर को कैलकुलेट कर लिया। कॉस्ट ड्राइवर पर डिपेंड कर रहा है क्या है, पर ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ भी पर ऑर्डर है, पर डिलीवरी, पर डिस्पैच, पर आवर, वो तो यूनिट जैसा रहेगा वैसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं और क्या करने बोल रहा है, नीचे क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं। ये तो अभी तक जस्ट हमें क्वेश्चन चल रहा है अभी भी। अदर डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इंक्लूड द फॉलोइंग, अदर कुछ डेटा दिया हुआ है, इंक्लूड द फॉलोइंग, जनरल सुपरमार्केट चेन। अच्छा देखो
सुपरमार्केट चेन से कितने ऑर्डर आते हैं, ड्रग स्टोर से कितने ऑर्डर आते हैं, केमिस्ट शॉप से कितने ऑर्डर आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पर जब हमारा ऑर्डर पर खर्चा जो निकला था कॉस्ट ड्राइवर का 40 पर ऑर्डर हुआ था, है ना। तो यहाँ पर अगर हमें खर्चा पता करना है, हर जगह पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40, है ना। ये 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि टोटल इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कौन सा वाला है, ये एक्टिविटी है, ये देखो यहाँ पर नाम दे रखा है ना, यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो इतना हो जाएगा टोटल, ठीक है। फिर इस पे एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, वो 3 पर लाइन आइटम आया था, अभी मैंने लिख के दिखाया था ना, तो 3 रुपए करके इसमें इंटू हो जाएंगे हर जगह पे, ठीक है, और हमें टोटल खर्चा मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, 50 करके @50 करके हर जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये @1 करके हो जाएगा कार्टून वाला जो था, और @16 करके हो जाएगा पर आवर, ठीक है, इतना। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी, एक स्टोर डिलीवरी पे है, नंबर ऑफ कितने डिलीवरी है उससे भी हमें इसको इंटू करना पड़ेगा। ये देखो टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी, यहाँ पर भी एक मल्टीप्लीकेशन होगा, हम लोग जब करेंगे तब यहाँ पर लिख के दिखाएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर और कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो करेंगे हम लोग, जैसे ये डायरेक्टली इंटू हो जा रहा है, बट ये सब डायरेक्टली नहीं होगा, अभी देखते हैं, जब करोगे तब समझ जाओगे। यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड्स ऑपरेटिंग इनकम। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया, बोल रहा है कि इनका ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बताओ, मतलब जीपी बताओ। 3 जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इन 3 चैनलों पे बेच के इनको क्या प्रॉफिट होता है ये बताओ, और कंप्यूट करो आरएसटी लिमिटेड का ऑपरेटिंग इनकम। ये तो पहला क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये सब का कोई मतलब नहीं, हम लोग नॉर्मल कॉमन सेंस से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि जीपी कितना है और उसके बाद आरएसटी लिमिटेड का ऑपरेटिंग इनकम कितना है, ठीक है। तो पहला ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन 1 के लिए तो हमारा ये इतना डेटा शायद काफी है, ये और इसके नीचे कुछ डेटा है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, statement of operating income and gross margin percentage for each of its 3 distribution channel। पर्टिकुलर्स 3 जगह से इनकम हो रहा है, 3 तरह का सेल हो रहा है। जैसे मान लो 3 प्रोडक्ट बेच के पैसा आ रहा है, 3 प्रोडक्ट का हमें जीपी निकालना है, तो हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसी तरह से यहाँ पर 3 चैनल का नाम लिखेंगे, ठीक है। जनरल सुपरमार्केट चेन जहां पर सेल होता है, ड्रग स्टोर चेन, केमिस्ट शॉप, और यहां पर लिखते हैं टोटल। अच्छा, अगर हमें जीपी निकालना है, जीपी कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट, सिंपल फॉर्मूला, सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे जीपी निकलेगा। तो यहाँ सेल्स लिखना पड़ेगा, सेल्स को इन्होंने कौन सा लैंग्वेज यूज कर रखा है, रेवेन्यू, तो हम लोग भी रेवेन्यू लिख देते हैं। तो रेवेन्यू से अगर हम लोग कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो ट्रेडिंग में तुम लोग करते हो, तो वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, ये तो एक डिलीवरी का है, हमें टोटल भी तो कैलकुलेट करना है। तो 84,975 सेल्स हो रहा है एक डिलीवरी का, और टोटल डिलीवरी है 330, तो कितना होगा 84,975 इंटू 330। थोड़ा सा चेक करके देख लो क्योंकि काफी बड़ा बड़ा डिजिट है, टाइम लग जाएगा। 84,975
2,80,41,750. अच्छा, और एक पर 2,80,00,000 41,750. ये रुपीस में होगा, ये सब रुपीस में हो रहा है। ड्रग स्टोर का 28,875 20, ये रुपीस 28,875 इंटू 825। एक डिलीवरी का इतना खर्चा, इतना डिलीवरी होता है, खर्चा नहीं सॉरी, मतलब अर्निंग रेवेन्यू, तो इतने डिलीवरी का कितना होगा चेक कर लो। ये वाला हम इधर वाला भी लिख लेते हैं, 5445। हाँ बोलो। 2 करोड़ 2,38,21,875. अच्छा यस मैम. अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी देखो, 5445 2750 5445 2750 2750। 1,49,73,750. 1,49,73,750 और सबका टोटल भी करना पड़ेगा, सबका टोटल। यहाँ पर टोटल का कॉलम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, टोटल करो एक बार, तब तक यहाँ से हम माइनस करते हैं। मैम 6,68,37,375. 47,375। नहीं मैम 6,68,37,375. 37, अच्छा 37,375, ठीक है। यस मैम. अच्छा, अब यहाँ से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ताकि जीपी मिल जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, एवरेज कॉस्ट फॉर गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी 82,500 इंटू 330, 82,500 इंटू 330, तो 82,500 इंटू 330 जितना होगा। 2,72,25,000. अच्छा नेक्स्ट है 28,870, नहीं नीचे वाला 27,500 इंटू 825, 27,500 इंटू 825, हाँ 825, और यहाँ पर 2,26,87,500. 2,26,87,500। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर इंटू 2750 तो होगा, इतना सारा डिलीवरी है, कॉस्ट है 4950, 4950। 1,36,12,500. और टोटल सिक्स 35। करोड़ 30. Yes. हाँ 6,35,25,000. अच्छा, अब ये माइनस करने से ही जीपी निकल के आ जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा है, जो कि कॉमर्स का एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन देख के ऐसे लगेगा कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा डिटेल्स दे रखा है। तो ग्रॉस मार्जिन माइनस कर दो, जीपी निकल जाएगा। ग्रॉस मार्जिन मतलब ही तो जीपी। 33,12,375. 33,12,375, ये टोटल ना। टोटल का हाँ. और इंडिविजुअली भी देखना पड़ेगा, हर एक सेक्टर का भी निकालना पड़ेगा। 2,80,41,750, 81, 8 लाख, 81, 8 लाख। 8,16,750. हाँ मैम दूसरा सेकंड का वाला है 11,34,375. 8,16,750, और ये वाला 11 11 लाख 34,375. और ये वाला 13,61,250. ये हो गया ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन के बाद हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, ग्रॉस मार्जिन और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
ये तो एक आंसर तो आ गया। कंप्यूट द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बोला है, ठीक है, तो परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड्स ऑपरेटिंग इनकम। तो जीपी रेशियो निकाल लेते हैं, जीपी रेशियो, तो जीपी बाय सेल्स इनटू 100, तो ये जीपी डिवाइडेड बाय ये वाला सेल्स इनटू 100 करके देखो। 8,16,750 डिवाइडेड बाय 2,80,41,750 इंटू 100 ऐसे होगा, जैसे होता है जीपी बाय सेल्स इंटू 100 करके देखो। हम फर्स्ट वाले 9126%। 2.91%। इसमें वो आगे का पॉइंट है ना, तो नहीं लिख। अच्छा 2.9126, अच्छा मैंने 91 तक लिया, ठीक है। ठीक। जीपी ले लो, जीपी 11,34,375, जीपी बाय सेल्स 2,38,21,875 इंटू 100, 4.761 हो रहा है, 4.76%। और ये वाला 1361,250 149,73750 into 100, 9.09, हाँ 9.09, और टोटल में जीपी बाय सेल्स इंटू 100 तो 3312,375 डिवाइडेड बाय 668, 37,375 इंटू 100, 4.955 यानी 4.96% अप्रोक्सीमेटली हो गया। तो ये पहला आंसर निकल रहा है, ठीक है। जस्ट इतना पॉइंट तक, पहला पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, जस्ट इतना पॉइंट तक कैलकुलेट हुआ। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ द 3 डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड्स ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग इनकम मतलब कुछ नहीं, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? जीपी से बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा माइनस करने से ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर रियल में इतना कम ग्रोथ जीपी हो तो फिर बिजनेस करना चाहिए। रियल में इतना कम जीपी, वो तो परसेंटेज में इतना कम दिख रहा है, लेकिन क्वांटिटी में देखो तो अच्छा है। अब जिसका जैसा बिजनेस है, सब बिजनेस का मार्जिन एक्चुअली क्या होता है, जैसे ग्रोसरी बिजनेस, मेडिसिन बिजनेस, अब मेडिसिन में नॉर्मली मार्जिन ज्यादा होता है, तो देखो ग्रोसरी में मार्जिन कम होता है लेकिन इसका डेली नीड होता है। जिसका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है उसका लेकिन डेली नीड नहीं होता। वैसे अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा मार्जिन रहता है कंपेरिजन टू प्रोडक्ट सेक्टर। तो ये प्रोडक्ट सेक्टर में वैसे भी थोड़ा कम ही होता है, इसीलिए टैक्स भी देखो ना उसी तरह से लगता है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जीपी। जीपी से माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ग्रॉस मार्जिन जो टोटल आया वो लिखेंगे, टोटल ग्रॉस मार्जिन। टोटल ग्रॉस मार्जिन कितना आया? ये वाला 33,12,375। लेस कर देंगे अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जो पीएल में 2 साइड में लिखा जाता है, फिर जीपी से वो 2 साइड वाला लेस होने से नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस करने से आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट, जो भी बोलो। वो कितना था? 8,27,000 आगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला नहीं है अभी, निकालना पड़ेगा। वो दे तो ऑपरेटिंग रखा है कॉस्ट नीचे, टोटल दे एक्टिविटी। रखा है क्या? अच्छा देख लेते हैं कहाँ पर दिया था। ये थोड़ा सा नीचे। ओह अच्छा, हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट 8,27,970, अच्छा दे रखा है 8 लाख। अच्छा हुआ 27,970, अच्छा माइनस कर दो, माइनस करने से पता चल जाएगा। 33,12,375 माइनस 8,27,970, 24,84,405। 24,84,405। यही वाला है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग इनकम। तो क्वेश्चन का पॉइंट 1
अब कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन का पॉइंट 1 कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट 2 देखो, कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटीज एरियाज, ठीक है। तो हमें मतलब क्या करना है, हमें एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना है। कंप्यूट द रेट, रेट बोल रहा है पर यूनिट, पर यूनिट मतलब अगर पर ऑर्डर होता है, पर ऑर्डर था, जैसे पर डिस्पैच था, पर डिलीवरी था, जैसा रहेगा उस तरह के यूनिट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरियाज। एक्टिविटी एरियाज के ऊपर हमें कॉस्ट एलोकेट करना है। तो हम लोग, ये एक्टिविटी एरिया है, ये कॉस्ट पुल है, हमें पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जस्ट पॉइंट 2 में यही करने के लिए बोला है। तो पॉइंट 2, कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ the cost allocation base for लिखते हैं, base for each of the 5 activity areas for the month of April। particulars rupees। अच्छा, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग ये कितना हो जाएगा, एक्टिविटी पे लिखते हैं कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये खर्चा है, ठीक है। ये कितना होगा पर ऑर्डर पे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट पुल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,500 ऑर्डर, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,500 ऑर्डर। तो ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, आया था ₹40 पर ऑर्डर। नेक्स्ट, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। अच्छा, इसका खर्चा है 1,75,560 डिवाइडेड बाय 50 to 520 लाइन आइटम्स, 58,520 लाइन आइटम्स, ₹3 पर लाइन आइटम ऑर्डर। अच्छा, नेक्स्ट है स्टोर डिलीवरी। स्टोर डिलीवरी है 1,95,250 डिवाइडेड बाय 3,905 स्टोर डिलीवरी, ₹1,95,250, 1,95,250 डिवाइडेड बाय 3,905 स्टोर डिलीवरी। इसका आंसर आया था ₹50 पर डिलीवरी। स्टोर डिलीवरी के बाद है कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, कार्टून्स डिस्पैच्ड, ₹2,09,000 डिवाइडेड बाय 2,09,000 कार्टून, ₹2,09,000 डिवाइडेड बाय 2,09,000 कार्टून्स। अच्छा, तो ₹1 पर डिस्पैच। लास्ट है सेल्फ स्टॉकिंग कस्टमर स्टोर, सेल्फ स्टॉकिंग कस्टमर स्टोर्स, ₹28,160 डिवाइडेड बाय
1760 आवर्स, इस पे आया था ₹16 पर आवर। ठीक है, तो ये एक आंसर कैलकुलेट हुआ अभी। कॉस्ट ड्राइवर पर ऑर्डर, ठीक है, कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस्ड फॉर ईच ऑफ द कॉस्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या बोला है पॉइंट नंबर 3 में, कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो इनका ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा? ऑपरेटिंग इनकम का कैलकुलेशन का मतलब होता है सेल्स, वहां से जीपी निकालो, जीपी से ऑपरेटिंग इनकम हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। अब लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो हमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और बोल रहे हैं कि कमेंट ऑन द रिजल्ट, व्हाट न्यू इनसाइट्स आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कमेंट करने बोला है कि इसमें फर्क क्या हो रहा है, ठीक है, दोनों में, पहले वाले में और इसमें। ऑपरेटिंग इनकम statement of each distribution channel using activity based costing। 3 जगह पे सेल होता है, जनरल सुपरमार्केट, कॉलम बना लेते हैं, जनरल सुपर मार्केट, ड्रग स्टोर चैनल नहीं चेन, अच्छा ड्रग स्टोर चेन, केमिस्ट शॉप। अच्छा, जीपी तो वही आएगा, जीपी में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि सेल में थोड़ी ना चेंजेस हो रहा है। हमें ऑपरेटिंग जो ये खर्चा है ये दे रखा है 1,27,970, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस पे दे रखा है। ये खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करके दिखाना पड़ेगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से क्या हो रहा है चेंजेस। तो जीपी तक तो एज इट इज होगा, तो हम लोग जीपी यहाँ से ले सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको 1 अगर दे देते या फिर ए दे देते हैं, ए पॉइंट से हम लोगों ने जीपी लिया है, तो जीपी ये वाला, ये जो है 8,16,750 ये लिखना पड़ेगा। तो तुम लोग भी कॉपी में देख के लिख लो, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ग्रॉस मार्जिन 8,16,750, 11,34,375, 13,61,250 देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। अच्छा, यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, तीन जगह पे होगा ऑपरेटिंग इनकम, 3 अलग अलग जगह पे हो रहा है जहां जहां सेल होता है। अच्छा मैं वो ग्रॉस मार्जिन वाला अमाउंट कैसे है? ये तो यहाँ से निकाला था ना हम लोगों ने, 8,17,750, 11,30,30, अच्छा, वही वाला लिखा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट, क्या कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी क्या क्या है वो देखना चाहिए। एक्टिविटी हम लोग का है कस्टमर परचेज ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद लाइन आइटम ऑर्डरिंग, तो ये अब हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहला खर्चे का नाम लिख लेते हैं, कस्टमर परचेज ऑर्डर, यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अच्छा, कितना खर्चा होगा?
पहले हमें देखना पड़ेगा इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर पर ऑर्डर जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था 40, ठीक है। 40 रुपीज होता है पर ऑर्डर पे खर्चा। अब कितना सारा ऑर्डर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑर्डर कितना सारा हो रहा है इस अलग अलग इस पे देखना पड़ेगा। अलग अलग जो 3 सेक्टर है, ये देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर दे रखा है 385, 990, 4125। तो 385 इंटू 40, 40 इंटू 990, और एक कितना था 4125, 40 इंटू 4125। अब कैलकुलेट भी करना पड़ेगा 385 इंटू 40। तुम लोग कोई दूसरा कैलकुलेट करो, मैंने तो ये कर लिया, और मुझे बता दो, हम लिख देंगे। जीरो 1,65,000। हाँ 1,65,000। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे लाइन क्या है नेक्स्ट खर्चे का लाइन आइटम ऑर्डर ना क्या था, लाइन आइटम ऑर्डरिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। इसका पहले देख लेते हैं पर ऑर्डर कितना आया हुआ है 3 रुपीज करके। तो 3 रुपीज करके होगा, इनटू किससे करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। 3 रुपीज करके तो होगा, ये समझ में आ गया हम लोग को, एट द रेट ऑफ 3। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या होना चाहिए वो हम लोग 3 का मतलब 3 का डिटेल्स देखने से ही समझ जाएंगे। 3 पर लाइन आइटम ऑर्डर। तो लाइन आइटम ऑर्डर कितना है, ये देखो एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम पर ऑर्डर कितना दे रखा है यहाँ पर 14, 12 और 10। लेकिन क्या ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने से होगा, सोचो ये क्या है, ये है एक ऑर्डर पे खर्चा, ठीक है। लेकिन टोटल ऑर्डर कितना हो रहा है, क्या टोटल 14 ऑर्डर हो रहा है एक ऑर्डर करने पे? 385। हाँ 385। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना टोटल। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर 385 इंटू कितना करना पड़ेगा 14, ठीक है। तो 385 इंटू 14 हो जाएगा, और साथ में 3 रुपए, वो तो रुपीज, ठीक है। तो ये सब क्या है ना, जब हम लोग बचपन में मैथ्स करते थे जैसा होता था वैसे ही टाइप का है ये वाला। अच्छा अब देखो यहाँ पर फिर से 12 एक ऑर्डर का, ठीक है। 990 का 990 इंटू 12 मतलब इतने सारे ऑर्डर पे कितना लाइन आइटम पर ऑर्डर डिलीवरी होगा। तो 990 इंटू 12। अच्छा यहाँ पर 4125 इंटू 10, 4125 इंटू 10। अब देखो कितना होता है 3 इंटू 14 इंटू 385, 170। 11617। हाँ 35,640। 35,640। और ये 4125 इंटू 30 कर लेते हैं, मिल जाएगा 1,23,750। 1,23,750। लाइन आइटम के बाद है स्टोर डिलीवरी। स्टोर डिलीवरी, स्टोर डिलीवरी का भी पहले जो कॉस्ट ऑर्डर है वो देख लेते किस कंसेप्ट में है। 50 पर डिलीवरी, एक डिलीवरी पे 50 रुपीज का खर्चा होता है, 50 पर डिलीवरी। तो 50 रुपीज तो लगेगा एक डिलीवरी पे, और कितना डिलीवरी हो रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी 330। तो डायरेक्ट 330 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो टोटल दे रखा है ना, पर होने से प्रॉब्लम होता है, फिर उसमें मल्टीप्लीकेशन का जरूरत होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये तो दे ही रखा है टोटल इस स्टोर पे डिलीवरी 330 हुआ है, तो एक डिलीवरी पे 50 रुपए का खर्चा, 330 डिलीवरी पे कितना खर्चा होगा 825 इंटू 50 दूसरा वाला, और 2750 इंटू 50। अब देखो कितना होता है 16,500। अच्छा 16,000 16,500 41,250। हाँ 41,250। और ये वाला 2750 इंटू 50 1,37,500। 7,500। अच्छा स्टोर डिलीवरी हो गया। कार्टून डिस्पैच, कार्टून डिस्पैच, जब प्रोडक्ट डिस्पैच होता है मतलब पैकिंग होके कार्टून में, तो उसमें एक रुपए करके उसका खर्चा आ जाता है। कितने सारे कार्टून डिस्पैच हुए, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून शिफ्ट पर स्टोर डिलीवरी, एक स्टोर डिलीवरी पे
इतना सारा कार्टून का जरूरत होता है, तो टोटल कितना स्टोर डिलीवरी हुआ है इस स्टोर पे? टोटल कितना डिलीवरी हुआ है? टोटल स्टोर डिलीवरी कितना हुआ है इस पे? 330 ऊपर दे तो रखा मैम, 330 इंटू 300 इंटू 1। हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी, हाँ 330 टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी। अच्छा हाँ, एक स्टोर डिलीवरी पे 300 रुपए, तो टोटल यहाँ पे सॉरी, एक स्टोर डिलीवरी पे 300 कार्टून जाता है, तो टोटल स्टोर डिलीवरी 330 है। तो टोटल कितना सारा कार्टून का नीड हुआ होगा? 330 इंटू 300 इंटू जितना करके खर्चा है 1 रुपया, 330 इंटू 300 99,000। 99,000। फिर एक बार स्टोर डिलीवरी पे इतने सारे कार्टून का जरूरत होता है 80, तो 825 स्टोर डिलीवरी हुआ है। 1 इंटू 825 इंटू 80 देखो कितना होता है। और ये वाला 1 इंटू हम लिख लेते हैं तब तक 2750। हाँ बोलो। 66,000। 66,000 और 44,000। 44,000। अच्छा, 1 इंटू ये हो गया 16, 1 इंटू 16 2750। कार्टून डिस्पैच सेल्फ स्टॉकिंग, इसका भी देखो कॉस्ट ड्राइवर का कंसेप्ट क्या है। ₹16 पर आवर बेसिस पे, ₹16 पर आवर, 1 घंटे का 16 रुपया। यहाँ पर देखते हैं एवरेज नंबर ऑफ आवर सेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी। एक स्टोर डिलीवरी पे 3 घंटा, ठीक है, तो स्टोर डिलीवरी कितना है? 330, तो टोटल आवर्स कितना? 330 इंटू 3, 330 इंटू 3 इंटू जो रुपीज है 16 रुपया, 330 इंटू 3, तो 16 इंटू 330 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 825 इंटू कितना हो जाएगा? 825 इंटू 0.6, 0.6, और ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2750 इंटू 0.1, 2750 इंटू 0.1, चेक करो कितना होता है। 16330 इंटू 3, ये होता है 15840। और 16 800 7920। 1007, ये कुछ गलत लिख दिया है क्या मैंने? ओ ये 0.6 है क्या? ये Yes, मेरा 7920। इसलिए मेरा ज्यादा आ रहा था। 7920 लास्ट वाला आ जाएगा 4400। 4400। अब क्या करेंगे? अब इसका टोटल करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा हर एक सेक्टर का अलग अलग, तो टोटल करो 15400। हम ये वाला कॉलम कर रहे हैं, बाकी दोनों कॉलम तुम लोग करो। 15400, 16170, 16500, 99,000, 15840, 1,62,910 आ गया। अगर इधर का किसी ने कैलकुलेट किया है तो बताओ। लास्ट वाला 4,74,650। 4,74,000, मिडिल वाला 190410। 190410, ठीक है, यही होगा। अच्छा, अब हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट तो निकल गया, अब इसे हमें माइनस करना पड़ेगा वहां से, ठीक है, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। चलो माइनस कर लेता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पर लिख लेता है अलग अलग कितना कितना आया। पहला वाला ऑपरेटिंग कॉस्ट आया, लास्ट वाला आया, ये मिडिल वाला कितना? 190410 ऐसा कुछ था, 190410। हाँ हाँ वही। हाँ, 474850, लास्ट 474650, हाँ, और ये 162910, माइनस कर लो। ये माइनस करना पड़ेगा ना, वही तो जीपी तो पूछा है, तो सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पूछा है, तो ये माइनस करो, ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। $816,750 minus 162,910, 6,53,840,
मैम लास्ट का है 8,86,600। 8,86,600। अच्छा, ये वाला 11,34375 माइनस 19,0410 9 लाख 9 हाँ बोलो 43,965। हाँ 965 ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। अब हमें करने क्या बोला था, सिर्फ प्रॉफिट या कुछ परसेंटेज वगैरह, कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट, ये सब तो हो गया। यूजिंग चैनल एक्टिविटी बेस्ड ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, बस इनकम कैलकुलेट करने बोला था। हम लोग एक बार परसेंटेज भी चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट ऑन द रिजल्ट, व्हाट न्यू इनसाइट्स आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, तो इनकम तक ही कैलकुलेट करने बोला है। अब हमें कमेंट करने बोला था, ठीक है, कमेंट करके देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जीपी और ये सब में फर्क क्या है, वही हमारा कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो कि द एबीसी लिख देते हैं, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी इंफॉर्मेशन highlights the chemist shop uses a large amount of RST Limited's resource per revenue, then do the other two distribution channel. लिखो, समझा देते हैं। Ratios of operating cost to revenue across this market is, रेशियो निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला हम जी लिख देते हैं और डिटेल्स नहीं लिख रहे। पहला है जी डी और सी, जी डी और सी, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालेंगे। तो जी के केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रहा था 1,62,910 अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 1,62,910, 1,62,910। और यहाँ पर एक मिनट, सेल कितना हुआ था, कहाँ लिखा हुआ है, सेल 2,80,41,750, ठीक है। ये वाला लिखते हैं, हम समझाते हैं कौन सा रेशियो निकाल रहे हैं। यहाँ पर 2,80,41,750 इंटू 100, ठीक है। तो ये आएगा, चेक कर लो, 162,910 डिवाइडेड बाई 2,80,41,750 इंटू 100, तो ये आ जा रहा है 0.58%, 0.58%, ठीक है। अब डी का यहाँ नीचे निकाल लेते हैं, जगह नहीं होगा, फिर इधर सी का निकाल लेंगे, डी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आया, 1,90,410, इतना खर्चा हो रहा है। और सेल कितने का हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 2,38,21,875, 2,38,21,875 इंटू 100, तो 1,90,410 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,38,21,875 इंटू 100 करने से ये आ रहा है 0.799, मतलब 0.80% हम लोग बोल सकते हैं। और लास्ट केमिस्ट शॉप का यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,74,650 इंटू 100,
और सेल 1,49 नहीं 14 करोड़ शायद 14973750 14973750 4,74,650 divided by 14973750 into 100 3.16 मतलब 17%। ठीक है, तो यहां मैंने क्या कैलकुलेट किया, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट में चेंज आ रहा है। अगर ये स्टेटमेंट देखो और ये स्टेटमेंट देखो, इसमें फर्क क्या है? ग्रॉस मार्जिन तो हम लोग वहां से ही ले रखे हैं, यहां पर फर्क ये आ रहा है जस्ट यहां से ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये टोटल ग्रॉस मार्जिन जो है, यहाँ पर भी हम लोग टोटल ग्रॉस मार्जिन उतना ही लिए, यहाँ पर टोटल कॉलम नहीं बनाया, वो अलग बात है, लेकिन अगर टोटल करते इतना ही आएगा। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट 8,27,970 जो गिवन था, उसके जगह हम लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पर एक्टिविटी वाइज देख लिया, और इसका टोटल बिल्कुल अलग होगा उससे, देख सकते हो 1,62,910 हम टोटल करके दिखा देते हैं, 1,90,410 और 4,74,650, तो ये हो गया 8,27,970। ठीक है, ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। ठीक है, और टोटल जो जीपी है वो 33,12,375, वो तो उतना ही है 33,12,375। ठीक है, अब माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 24,84,405, जो कि प्रीवियस वाले से ज्यादा है कि कम है। देखो यहाँ पर 24,84,405, यहाँ पर आ रहा है 24,84,84,405। अच्छा, सेम आ रहा है 8,27,000। हाँ ठीक है, वो तो टोटल में सेम दिख रहा है, लेकिन एक्टिविटी वाइज हमें देखना पड़ेगा। देखो ये डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग जब किया है तुम लोगों ने, कभी ना कभी बीकॉम में भी तो क्या होगा, वहां पर डिपार्टमेंट वाइज जब हम लोग देखते हैं, वहां पर क्या देखते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज अगर देखते हैं तो दिखता है कि कोई डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है, कोई लॉस मेकिंग है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो खर्चा तो उतना ही होगा, ओवरऑल में तो चेंजेस नहीं होगा, ओवरऑल खर्चा उतना ही है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर हमें अलग अलग जो एक्टिविटी दे रखा है कि हम लोग 3 जगह पे सेल करते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअली देखना चाहते हैं कि 3 जगह पे इंपैक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट खर्चा करके इतना सेल होता है, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, ये आ रहा है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू का रेशियो, मतलब इतना खर्चा हो रहा है और इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इतना इतना % रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो मैंने, द एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन हाइलाइट्स द केमिस्ट शॉप। ठीक है, केमिस्ट शॉप मतलब ये वाला केमिस्ट शॉप जो है, इसमें देखो 3.17% uses a large amount of RST limited resources per revenue than do the other two distribution channel। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और उसके साथ जो रेवेन्यू का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये मतलब इसका मतलब 0.58% का मतलब होता है 100 रुपीज में 0.58 जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रहा है, यहाँ 100 रुपीज में 0.8 जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रहा है, यहाँ 100 रुपीज में 3 रुपए 17 पैसे लगभग ऑपरेटिंग कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है। वही बता रहा है कि यहाँ पर ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, थ्रू ऑपरेटिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू रेशियो से, क्योंकि इसी से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी जीपी वगैरह तो सेम ही है। तो वही कमेंट करने बोला था कि क्या डिफरेंस हमें दिख रहा है। अब 4th नंबर देखो, 4th नंबर में क्या बोला है, डिस्क्राइब 4 challenges one would face in assigning the total operating cost of 8,27,970 to एक्टिविटी एरियाज। तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया है कि इसको एक्टिविटी वाइज करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या मतलब प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये है कि हमें सही एक्टिविटी एरिया पे सही कॉस्ट ड्राइवर को लगाना चाहिए, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स को भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से एक्टिविटी एरिया पे कौन सा कॉस्ट ड्राइवर हमारा एलोकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज हमें मतलब ये सारी चीजों को ओवरकम करने से हम लोग सही सही आंसर कर सकेंगे। तो ये पूछ रहा है कि चैलेंज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चैलेंज में हम 1-2 पॉइंट लिखवा देते हैं। देखो चैलेंज क्या क्या हो सकता है, पहले लिख देते हैं, चूजिंग एन appropriate cost driver for
एक्टिविटी एरिया, सही एक्टिविटी एरिया के लिए सही कॉस्ट ड्राइवर चूज करना पड़ेगा। डेवलपिंग ए रिलायबल डेटा, database for the chosen कॉस्ट ड्राइवर। जो कॉस्ट ड्राइवर हम लोग चूज कर लिए कि हाँ इसके वजह से इम्पैक्टफुल हो रहा है कॉस्ट का इंक्रीज या डिक्रीज होना, उसके रिगार्डिंग हमें फिर रिलायबल डेटा भी ढूंढना पड़ेगा उस कॉस्ट ड्राइवर का। फिर डिसाइडिंग हाउ टू हैंडल कॉस्ट दैट मे बी कॉमन across several activities। अगर कोई एक्टिविटीज के लिए कॉमन कॉस्ट ड्राइवर हो रहा है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। चॉइस ऑफ द टाइम पीरियड टू कंप्यूट कॉस्ट रेट्स पर कॉस्ट ड्राइवर। मतलब किस तरह से, वही पर यूनिट क्या होना चाहिए, चॉइस ऑफ द टाइम पीरियड टू कंप्यूट कॉस्ट रेट पर कॉस्ट ड्राइवर। टाइम पीरियड भी देखना पड़ेगा कि हम लोग कितने टाइम पीरियड का कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने टाइम पीरियड का हमें कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ये फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है, ठीक है। उसके बाद यूनिट भी देखना पड़ेगा कि पर क्या हो रहा है, पर आवर हो रहा है, पर डिलीवरी, पर डिस्पैच क्या हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। और बिहेवियरल फैक्टर, ठीक है। तो वही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से क्या क्या फैक्टर्स होता है, हम लोग पहले एक्टिविटी देखते हैं, उसके रिगार्डिंग कॉस्ट ड्राइवर देखते हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी चीज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर काइंड ऑफ है। देखो, फैमिली स्टोर्स वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, इनको प्रॉफिट पता करना है, इनको प्रॉफिट पता करना है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस एंड पैकेज्ड फूड, ये 3 तरह का प्रोडक्ट ये लोग सेल करते होंगे, इनको अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता करना है। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द करेंट ईयर फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू बता दिया है, रेवेन्यू यहाँ पर दे रखा है, ये पर ऑर्डर क्या ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ये टोटल ही होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्ट बोल दिया है तो ये टोटल होगा, ये तो आसान हो गया, ये दोनों से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं इन दोनों को तो जीपी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न बोल रखा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न, अगर बॉटल रिटर्न होता है ये उसका कॉस्ट बोल रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस्ड, कितने सारे ऑर्डर प्लेस होते हैं, नंबर ऑफ डिलीवरी रिसीव्ड, अच्छा ये सब कॉस्ट ड्राइवर हो जा रहे हैं। हाँ, आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम, आइटम सोल्ड, ये सब बोल रहा है कितना आइटम बिक गया है। फैमिली स्टोर्स आल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर, बॉटल रिटर्न, रिटर्न ऑफ एम्प्टी बॉटल 60,000 का कॉस्ट है, डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, ऑर्डरिंग, प्लेसिंग, ये सब बता ही दिया है हमें, एक्टिविटी भी बता दी, उसका टोटल कॉस्ट, उसका कॉस्ट एलोकेशन बेस भी बता दिया है। तो डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा पर कॉस्ट ऑर्डर। सीधा यहाँ पर क्वेश्चन में आते क्या बोल रहा है, फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट, क्या बोल रहा है, फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखा है ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू प्रोडक्ट लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। करने क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। तो पहला हमें बोल रहा है कि ऑपरेटिंग इनकम बताओ और ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज दिखाओ अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये करने बोला है, चलो फर्स्ट पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। टी का पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर पीछे ही करते हैं, यहाँ पर होगा नहीं बेकार। अच्छा पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम निकालने बोला है, ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू
फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। अच्छा, प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक। দিদি হ্যাঁ বলো। বলছি তো আগে যে লেখা লেখা একটু দেখাও। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গেছে। আচ্ছা, সফট ড্রিঙ্ক, ফ্রেশ প্রোডিউস, ফ্রেশ প্রোডিউস। अच्छा, पैकेज्ड फूड, करना क्या है, क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग इनकम निकालो। तो ऑपरेटिंग इनकम मतलब पहले जीपी निकालना पड़ेगा, जीपी से बाकी कॉस्ट को हटाना पड़ेगा, तो हमें ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगा। तो सबसे पहले सेल्स यानी रेवेन्यू, तो देख लेते हैं रेवेन्यू। देखो गिवन है यहाँ पर, रेवेन्यू पे ज्यादा कुछ हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। 39,67,500, 39,67,500। अच्छा, 1 करोड़, शायद 1,05,03, 1,05,03 और 3 जीरो है पीछे। अच्छा, 60,49,500, 60,49,500। यहाँ पर टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, टोटल में भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल हो जाएगा 39,67,500, 1,05,03 प्लस 49,500। अच्छा, 2,052 और 4 जीरो। अच्छा, इसके बाद यहां से लेस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30 लाख, 75 लाख, 45 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 1 जीरो मैंने शायद ज्यादा लिख दिया। 75 लाख और 45 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30, 45, 75, 75 का डबल 150 हो जाएगा, मतलब 1,50,00,000। अच्छा, अब ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने से आ जाएगा जीपी 9,67,500। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 0 3 और ये 3 जीरो हो गया, इधर 0 ये 3। अच्छा, ये वाला 60,49,500 माइनस 45 लाख, 1,54,9,500, 9,67,500। यहाँ पर होना चाहिए 55,2। ठीक है, ये जीपी हो गया। अच्छा, अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जीपी के बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तब जाके हमें ऑपरेटिंग इनकम मिलेगा। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना होगा वो देखना पड़ेगा, उसके लिए कैलकुलेशंस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो क्या क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट है, देखो ये सब जो दे रखा है कि नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ये सब तो पता ही चल रहा है कि कॉस्ट ड्राइवर है। अब जहां जो कॉस्ट ड्राइवर यूज करना है वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉटल रिटर्न का कॉस्ट है 60,000, ऑर्डरिंग का कॉस्ट है 7,80,000, ये सब टोटल करना पड़ेगा। डिलीवरी 12,60,000, सेल
स्टॉकिंग्स 8,64,000 और ये कस्टमर सपोर्ट 15,36,000। तो टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बॉटल रिटर्न 60,000। ये बाकी क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है, कैसे बोलो, लास्ट वाले क्वेश्चन में किस हिसाब से गिवन था, ऐसे, ये देखो ये वाला 8,27,970 ये टोटल करके दिया था। फिर तो हम लोगों से एक्टिविटी वाइज डिराइव करते हैं, यहाँ एक्टिविटी से हम एक बार टोटल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें टोटल मिल जाए। ऑर्डरिंग 7,80,000, तो जस्ट देख के लिख के टोटल ही करना है और कुछ नहीं फिलहाल। डिलीवरी 12,60,000, तुम लोग टोटल करते जाओ, मुझे बता देना कितना होगा। डिलीवरी 12,60,000, सेल्फ स्टॉकिंग 8,64,000, 8,64,000 कस्टमर सपोर्ट, ये कितना होगा कस्टमर सपोर्ट 1536। अगर टोटल किए हो तो कोई बता दो कितना होगा। ₹45 लाख हो रहा है, ठीक है 45, ये तो टोटल हो गया। अब इसको हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। 45 लाख हम टोटल कॉलम में जरूर लिख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल COGS इंटू 100 करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 45 लाख टोटल खर्चा हो रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,50 लाख। 1,50 लाख का सेल करने पे इतना खर्चा करना पड़ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ कितना हो जाएगा 1,50 लाख, तो 150 और चार्ज और एक जीरो होगा। अच्छा 45 लाख डिवाइडेड बाय 150, 30%। अच्छा 30%, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकाल लिया, क्यों, क्योंकि हमें अलग अलग सेक्टर में नहीं बता रखा है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सेल के ऊपर, ठीक है, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है। क्योंकि देखो ना, ये सब तो सेल का ही खर्चा है, बॉटल रिटर्न, ऑर्डरिंग, डिलीवरिंग, सेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट, तो ये 30% करके होगा। तो ये 45 लाख का 30% हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 30% ऑफ क्या है, 30% ऑफ COGS है। तो हम लोग COGS जिसका जहां पर होगा उसका 30% दिखा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल में तो 45 लाख आ रहा है, ये लिख लेते हैं, टोटल में तो आ रहा है 45 लाख। अब 30% होता है, ये 45 लाख जो है ये COGS का 30% होता है। तो यहाँ पर 45 लाख जो है ये वाला, इसका भी 30% करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 13,50,000, उसी रेट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये 75 लाख का 30%, 22,50,000। ये हम लोगों ने जैसे GP निकाल लेते फिर सेल पे निकालते जाते, उसी तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट को COGS के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो COGS के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। 30 लाख का 30% तो हो गया 9 लाख, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं 30% ऑफ COGS। ये किया है हम लोगों ने, 30% ऑफ COGS। अच्छा अब माइनस कर दो, माइनस करने से ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। ये तो हो जाएगा 67,500। ये कितना हो जाएगा 3,00330 माइनस 22,5 2 लाख 22,50,000 75330 मतलब 7,53,000। अच्छा 15,49,500 माइनस 13,50,000, अच्छा 1,99,500 और ये वाला 1 2 3 4 5, ये तो ऐसे ही हो जाएगा और ये 0 और ये ना, मतलब 10,20,000 ये हो गया टोटल में ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा अब हमें परसेंटेज भी बोला था, ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज, ये लिख रखा है हम लोगों ने, पहला आंसर अभी आया, ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो ऑपरेटिंग इनकम
एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मतलब सेल इनटू 100। तो ऑपरेटिंग इनकम कितना है 67,500 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स कितना है ये वाला 39,67,500 इनटू 100। देखो कितना आता है, ये नेक्स्ट वाला लिखते हैं तब तक। 10503, मैम लास्ट वाले का 3.3%। लास्ट वाले का 3.3%। अच्छा 3.30%, हाँ ठीक है। 1,99,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60,49,500, 60,49,500। बाकी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। मैम मिडिल वाले का 7.16%। 7.17% आ रहा है। पहले 6 के वाले बाद, का हाँ मैम 6 के बाद 9 है 1.0 इसीलिए कर दिया होगा। अच्छा हाँ बोलो पहले वाले का 1.70। 1.70, हाँ 9 होगा तो 7 होगा, ठीक है। ये 1.70, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा नहीं लिखा मैंने। 10503 और 3 जीरो, ठीक है। 10240, 10,20,000, और ये हो गया 2,52,000, 5,20,000, 2,05,20,000 इंटू 100, 2,05,240, 2,05,240, 1 2 3 4, हाँ 4.97 आ रहा है ये वाला कंबाइंडली 4.97%। अब ये जाके पहले क्वेश्चन का आंसर जो है, ठीक है ठीक है ठीक है मैम। 4.97% आ रहा है। अच्छा ये जाके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है, इफ फैमिली स्टोर एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू प्रोडक्ट लाइन यूजिंग यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। सेम वही चीज कैलकुलेट करने बोला है बट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ड्राइवर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो पहले हम वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, यहाँ पर मेरा वर्किंग नोट वाला पेज चल रहा है, फिर हम फाइनल आंसर करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर हम लोग एबीसी कॉस्टिंग यूज करेंगे, कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी। अच्छा एक्टिविटी क्या क्या है, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट एलोकेशन और कॉस्ट ड्राइवर। तो एक्टिविटी तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं, नहीं एक्टिविटी शायद अलग अलग था, देखते हैं क्या नाम दिया हुआ था, नाम देख लेना चाहिए। एक्टिविटी में हाँ बॉटल रिटर्न, लेकिन ये बोल रहा है डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन बोल रखा है, तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक लाइन ये कौन सा था। अच्छा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न यहाँ पर एप्लीकेबल कर रखा है, बाकी सब में 0 0 दे रखा है। ये उसके साथ एलोकेटेड है बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न वहां पर लगा रखा है, बॉटल रिटर्न डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, ये डायरेक्ट वहां पर जाएगा, किसी के बेसिस पे नहीं होगा, ठीक है। ये देखते हैं क्या करना पड़ेगा, तब तक हम लोग बाकी करते हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग, पहला है ऑर्डरिंग, ये सब बेसिस है। ऑर्डरिंग, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स फॉर परचेज। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पहले देख लेते हैं, 7,80,000। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एलोकेशन है, कॉस्ट एलोकेशन का बेसिस 1560 परचेज ऑर्डर। तो डिवाइड करके निकाल लो कितना होगा, 7,80,000 डिवाइडेड बाई 1560, 500। अच्छा ₹500 लिखना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर का यूनिट पर, क्या हो जाएगा ये ऑर्डर है तो पर परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डरिंग के बाद है डिलीवरी।
डिलीवरी का कॉस्ट है 7,80,000, 1560, नहीं मैंने शायद गलत लिख लिया ना, इसके बाद वाला डिलीवरी 12,60,000। $12,60,000, 3150 डिलीवरीज। डिवाइड कर लो। रुपीस कितना होगा? 400 400। अच्छा 400 पर डिलीवरी। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी है सेल्फ स्टॉकिंग। सेल्फ सेल्फ स्टॉकिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसका कॉस्ट है 8,64,000 और जो कॉस्ट ड्राइवर है 8640 आवर्स, 8640 आवर्स। तो डिवाइड कर दो, 8,64,000 रुपीज का खर्चा होता है 8640 आवर्स के लिए, तो रुपीस पर आवर हो जाएगा। डिवाइड करके देखो कितना होता है। 10 रुपया ना 100 रुपया, कितना होगा? 100 होगा। 100 रुपए में 100, हाँ। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट जो एक्टिविटी है उस पे खर्चा होता है 15,36,000। 15,36,000 आइटम सोल्ड, कॉस्ट ड्राइवर था 15,36,000, तो 1 रुपए करके हो जाएंगे, 1 रुपए करके हो जाएगा। 15,36,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 15,36,000 आइटम सोल्ड, तो ₹1 पर आइटम सोल्ड, ₹1 पर आइटम सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब हम लोग आंसर कर सकते हैं, फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल जो आंसर है सेम वही चीज हमें कैलकुलेट करने बोला है। स्टेटमेंट बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का या फिर ऑपरेटिंग इनकम, जो भी बोलो, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम as a percentage of revenue for each product line. Soft drink, fresh produce, packaged food और total। अच्छा, रेवेन्यू या फिर जीपी से भी लिख सकते हैं, उसमें भी चलेगा। चलो रेवेन्यू लिख लिया तो लिख ही लेते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू यहाँ पर 39,67,500, 10,503, 10,503, 3,000, 60,49,500, टोटल हुआ था 205,205,20,000, ऐसे आया था टोटल, ठीक है। 2,05,20,000 रेवेन्यू। अच्छा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था 30 लाख, 75 लाख, 45 लाख, 30 लाख, 75 लाख, 45 लाख, और इसका टोटल हुआ था 150 लाख। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर जो खर्चा हम लोगों ने देखा कि एक बॉटल कुछ रिटर्न, ऐसा कुछ खर्चा था जो कि बोला गया है कि डायरेक्ट हमें क्या करना है। ये कौन सा वाला आ गया, ये वाला क्वेश्चन।
ये वाला, ये देखो नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न, यहाँ पर बोला है डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, वो वहां पर डायरेक्टली चले जाना चाहिए, ठीक है, वो उसका कॉस्ट ड्राइवर नहीं कैलकुलेट, मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो या ओवरहेड, वो किसका निकालते हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चा होता है, लेकिन यहाँ पर बोल दे रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर ट्रेसेबल है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए, तो जिस सेक्टर में है वहां पर ऐड कर देंगे, तो बॉटल रिटर्न कॉस्ट 60,000, ये सब में नहीं है, यहाँ पर टोटल में 60,000 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट खर्चा हो जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर एक्टिविटी देख के हमें करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिलीवरी कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है हम लोगों ने पर ऑर्डर तो निकाल लिया, अब ऑर्डर कितना कितना होता है ये देखो, सॉफ्ट ड्रिंक वाले सेक्टर में 360 होता है, नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर प्लेस 360 इंटू कितना हो जाएगा, 360 इंटू 500, तो देखो कितना होता है 360 इंटू 500, यहाँ पर हो जाना चाहिए 360 इंटू 500, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते, ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 360 था या 360 है, 360 840 और 360, ठीक है, तो हम ऐसे करके लिख देते हैं 360, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 360, यहाँ पर रेशियो 840, यहाँ पर एक रेशियो का साइन देके 360, और यहाँ पर लिख देंगे एट द रेट ऑफ ये जो बना है हम लोग का 500, तो फिर यहाँ मिडिल में लिखने का जरूरत नहीं होगा, इसका मतलब ही होता है 500 से ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बताओ कितना होगा, 360 इंटू 500, जल्दी से हो जाएगा ऐसे 1,80,000, ठीक है, 840 इंटू 500, तो देखो कितना होता है 4,20,000, और 360 इंटू 500 1,80,000, टोटल देख लो 1,80,000 का डबल 3,60,000 प्लस 4,20,000, डबल भी यहाँ पर टोटल भी कर लेते 7,80,000। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद कौन सा कॉस्ट आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद आ जाएगा एक्टिविटी डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है, ये एट द रेट ऑफ कितना करके है पहले ये लिख लेते हैं, ये है 400 पर डिलीवरी, एक डिलीवरी का 400, ठीक है, एट द रेट ऑफ 400, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे जितने सारे डिलीवरी हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिलीवरी 300 2190 660 300 2190 660, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 1,20,000, ठीक है, 2190 इंटू 400, ये करके देखना पड़ेगा, 2190 इंटू 400, ये हो गया 8,76,000, नेक्स्ट 660 इंटू 400, 2,64,000, और एक बार बोलो 2,64,000, 2,64,000, ठीक है, 8,76,000 प्लस 2,64,000 प्लस 1,20,000, 12,60,000, ठीक है, ये बन गया डिलीवरी कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखो सेल्फ स्टॉकिंग एट द रेट ऑफ 100 पर आवर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 आवरली बेसिस पे, पहले देख लेते हैं गिवन क्या है डेटा हमारे पास, आवर सी दिया हुआ है 540 5400 2700 540 5400 2700, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 54020 आ जाएगा, मतलब 54,000 5,40,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2,70,27 और 4 जीरो, मतलब 2,70,000, ऐड कर लो 2,70,000 57 लाख 57 लाख नहीं सॉरी 5,07 कितना आ रहा है 57,24,000 नहीं 57 लाख तो नहीं आएगा, ज्यादा हो जा रहा है, देखो एक बार 270 540 उतना तो नहीं आएगा, 2,70,000 शायद कुछ एक गलत हो रहा है, देखो 5,40,000 और ये 54,000 है, 8 लाख आ रहा है, 8,64,000, ठीक है, कुछ एक जीरो ज्यादा ले लिया होगा, देखो हाँ 8,64,000 हाँ 8,64,000। अच्छा, कस्टमर सपोर्ट, ये भी लास्ट जो है कस्टमर सपोर्ट,
ये है एट द रेट ऑफ, इसका क्या है, इसका है ₹1 पर आइटम सोल्ड, तो एट द रेट ऑफ 1। अब देख लेते हैं कितना आइटम सोल्ड हुआ है, उसका क्या डेटा हमें गिवन है, ऊपर देखना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा यहीं पर है आइटम सोल्ड 12, 1,26,000। ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एट द रेट ऑफ लिख देते हैं, या इतना लिखेंगे तो जगह नहीं होगा, तुम लोग के पास जगह है तो लिख लो। हम यहाँ पर 1 ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो यही डेटा हो जाएगा, देख के लिख देते हैं 1,26,000 और 11,04,000। तुम लोग अगर हो सके तो कॉलम टोटल करो, और 3,06,000। हम ये टोटल कर रहे, तुम लोग ऐसे कॉलम टोटल करो, 1,26,000, 11,04,30, 3,06,000, 15,36,000। टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट, और उससे ऑपरेटिंग इनकम निकाल लेंगे। ये रेवेन्यू है, यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देते हैं, मैंने रेवेन्यू लिख दिया था, वो जीपी लिखने से भी काम हो जाता, कोई बात नहीं। ये सीओजीएस और ये सारे कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे बी, और इसको नाम दे देते हैं ए। फिर रेवेन्यू से वो माइनस करने से ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाएगा। तो देख लो कितना होता है, 30,60,000, 30,60,000, और ये हो गया 3 लाख, मतलब 33,60,000, 33,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 1,20,000, ज्यादा आ गया। कितना आ रहा है, मेरा तो आ जा रहा है 40,26,000 आ रहा है, माइनस 39,67,500। चेक कर लेते हैं, माइनस 39,67,500, सही आंसर चेक कर लेते हैं। ऑपरेटिंग इनकम नहीं, टैली तो नहीं हुआ, टोटल कॉस्ट गलत क्यों आ रहा है मेरा, 60, 1,80,000, 1,20,000, 54,000 और 1,26,000। क्या गलत कर रहे हैं हम, टोटल में सब तो सही है। 30,60,000, 1,80,000, हाँ बोलो। आपका कितना आया? मेरा, हम तो हटा दिए कैलकुलेटर में, मेरा कुछ 40 लाख जैसा आ रहा था, अब आया, हाँ 35,40,000, मेरा था 40 लाख समथिंग आ रहा था, ये शायद मैंने 5,40,000 लिया था, मुझे जितना लग रहा है, इसी वजह से गलत हुआ। 75 लाख, 4,20,000, 8,76,000, 5,40,000, 11,04 और 30, ये हो जा रहा है 1 करोड़ 4,40,000 ऐसे आ रहा है। अच्छा ये आ रहा 45, है हाँ बोलो। 55,20,000। अच्छा 55,20,000, और ये सबका टोटल करने से तो ये मिल जाएगा 354030 104440 5520 लाख 19 नहीं 1,95 लाख, ये आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब हम लोग A माइनस बी कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। क्यों डायरेक्ट मिल जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सीओजीएस को भी ऐड कर दिया था। अगर हम लोग चाहे तो पहले सिस्टम में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट जीपी से भी लिख सकते हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम माइनस करना पड़ेगा, तो क्योंकि कैलकुलेटर में फर्स्ट वाले पहले में कितना 4,27,500। हाँ 4,27,500, ठीक है हम लिख लेते हैं, सही हुआ है 4,27,500 पहला वाला। अच्छा हम लास्ट वाला कर लेते हैं, यहाँ पर मेरा ये आया -205,240, ये आ रहा है 10,20,000 लास्ट टोटल कॉलम। मैम मिडिल वाला 63,000। 63,000 हाँ सेकेंड वाला, और थर्ड 55,20 लाख, और यहाँ है 60,49,500।
5520 5,29,500 5,29,500 ठीक है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बोला हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए ठीक है। तो 4,27,000 डिवाइडेड बाय ये रेवेन्यू 39,67,500 इंटू 100। तो हम और नहीं लिख रहे, जस्ट यहाँ पर परसेंटेज करके दिखा देते हैं। 4,27,500 डिवाइडेड बाय, तुम लोग चाहो तो लिख लो 39,67,500, या फिर इसको सी नाम दे दो, इस कॉलम को सी दे दो। तो यहाँ पर हो जाएगा सी बाई ए इंटू 100, यही कर रहा है। ए मतलब ये वाला, ठीक है, तो भी होगा इंटू 100 करने पे आ रहा है 10.78%, 775 आ रहा है तो 78%। फिर 63,000 डिवाइडेड बाय 10,503 इंटू 100 ये क्या गड़बड़ हो गया, 0.06 क्यों आ गया, 10,50330 0.59 ठीक है, अब सही आया 0.60 अप्रोक्सीमेटली। 5,29,500 डिवाइडेड बाय 8.75 8.75, हाँ यही है 8.75 और लास्ट वाला बस 10,20,000 डिवाइडेड बाय 2,05,20,000 डिवाइडेड बाय 2,052 4.97% ठीक है। अच्छा ये कंप्लीट हुआ। अच्छा इसके बाद ये एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है खुद से होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं 4 हो जाएगा, 4 तुम लोग कर पाओगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ये 4, 5 हम होमवर्क देते हैं, तुम लोग कर पाओगे तो करना, नहीं कर पाओगे तो हम करवा देंगे। हम एमसीक्यू डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, एमसीक्यू डिस्कस करने का टाइम है, हम थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, एमसीक्यू डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे वो कर लेंगे। पहला देखो, फटाफट बताओ सोच के, ए कॉस्ट ड्राइवर इज एन आइटम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, ए कॉमन कॉस्ट व्हिच इज शेयर्ड ओवर कॉस्ट सेंटर, एनी कॉस्ट रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिविटी विच जनरेट कॉस्ट। बोलो कॉस्ट ड्राइवर क्या है। कॉस्ट ड्राइवर वो फैक्टर होता है जो किसी एक्टिविटी के कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। मेरे गाड़ी वाला एग्जांपल याद करो और मैम डी वाला, एन एक्टिविटी विद जनरेट कॉस्ट। हाँ, एक एक्टिविटी जो कॉस्ट को जनरेट करता है, मतलब अब जनरेट जो होगा वो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डी होगा। नेक्स्ट बताओ, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय एक्टिविटी यूजिंग, कॉस्ट को जब हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं तो किसको यूज करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट पूल्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बोलो जब टोटल कॉस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, यही तो पूछ रहा है ना, कॉस्ट पूल, ठीक है, सी, ऑप्शन सी। Third, cost driver. A cost driver is a force behind the overhead cost. Is an allocation base. Is a transaction that is significant determinant of cost. All of the above. बोलो। हम डी होगा। B बोल रहे हो या D? डी ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव। तो वैसे भी ना एमसीक्यूज में देखना, अगर कभी ऑल ऑफ द अबव रहता है तो चांसेस होता है यही होने का, फिर भी हम समझ के करो। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ये एक फोर्स है या फैक्टर है बिहाइंड द ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड का कॉस्ट का फैक्टर है जिससे कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसको एलोकेट किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे। इज ए ट्रांजैक्शन दैट इज सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, ये ऐसा एक ट्रांजैक्शन है जो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। जैसे पर ऑर्डर डिलीवरी अगर निकाल लेंगे तो टोटल डिलीवरी कॉस्ट मिल जाएगा। Which of the following is not a correct match, कौन सा सही नहीं है। अगर एक्टिविटी प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, ये कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है कि नहीं, सोचो। सेकेंड है डिस्पैचिंग, नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर, गुड्स रिसीविंग, गुड्स रिसीव्ड ऑर्डर, इंस्पेक्शन मशीन आवर, कौन सा गलत दिया हुआ है, कौन सा गलत है, लास्ट वाला। ये तो हाँ, ये तो पढ़ के समझ, इंस्पेक्शन हमेशा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
ये एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। 5th नंबर, ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सपोर्ट डिपार्टमेंट पर्सोनल आर द appropriate cost driver, find one which is not appropriate। बोल रहा है transaction undertaken by support department personnel are the appropriate cost driver। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा appropriate नहीं है। The number of purchase, supplies and customers order derives the cost associated with new material inventory, work in progress and finished goods inventory। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स अंडरटेकन ड्राइव्स प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग। सी बोल रहा है द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इशूड ड्राइव्स द कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट कॉस्ट। द नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर ड्राइव्स द पैकिंग कॉस्ट। मतलब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखा है, उसका कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है। अगर सही तरीके से तुम लोग पढ़ो, जैसे बोल रहा है कि पैकिंग ऑर्डर का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर के ऊपर। नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर ड्राइव्स पैकिंग कॉस्ट। ऑब्वियसली पैकिंग कॉस्ट ज्यादा होगा कि कम होगा, वो नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर पे ही चलता है। ठीक है, तो ये तो सही है। हमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही है, ये आंसर नहीं होगा। सी का देखो, द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का क्वालिटी इशूड ड्राइव्स द कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट। क्या ये रॉ मटेरियल का क्वालिटी नहीं, क्वालिटी के साथ तो कोई लिंक नहीं है। क्या क्वालिटी कभी भी रिसीविंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हैम्पर मतलब ज्यादा या कम कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो ये वाला सही आंसर है। ठीक है, बाकी सब तुम लोग रीड करके देखना, बाकी सब जो है वो एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर ही दे रखा है। जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, कितना बार प्रोडक्शन होगा, ये जो है ये मतलब 5 बार, 7 बार, 10 बार, 8 बार, उसके ऊपर हमारा क्या क्या कॉस्ट ड्राइव होगा। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग। जितना बार प्रोडक्शन होगा, इंस्पेक्शन होगा, मटेरियल का यूज होगा, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगा। प्रोडक्शन का शेड्यूल बनेगा, प्रोडक्शन जितना बार होगा, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज, सप्लाईज एंड कस्टमर्स ऑर्डर ड्राइव्स द कॉस्ट एसोसिएटेड विद न्यू मटेरियल इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब सही दिया हुआ है। 6th नंबर, स्टेप्स इन एबीसी इंक्लूड, एबीसी कॉस्टिंग में जो स्टेप्स इंक्लूड है क्या होगा? बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन, मैंने 3 ऑल ऑफ द अबव है ना। पहले एक्टिविटी को फाइंड आउट करो, फिर उसका कॉस्ट ड्राइवर, फिर उससे उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके एलोकेट कर दो, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। अच्छा, 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ एबीसी। एबीसी का बेनिफिट नहीं है, कौन सा? रिडक्शन ऑफ प्राइम कॉस्ट। हाँ, रिडक्शन ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ तो ये लिंक है ही नहीं, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। एबीसी कॉस्टिंग पे इनडायरेक्ट कॉस्ट चेंज होता है, कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट पे कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट तक तो एज इट इज रहता है, वही तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। 8th नंबर, द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एबीसी इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बोल रहा है कि कोई अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लगाना चाहता है तो कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? एक यहाँ पर ऐसा स्टेप दिया हुआ है जो नहीं फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि बोरोइंग फंड, फिजिबिलिटी स्टडी, बिल्डिंग अप नेसेसरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑफ लाइन एम्प्लॉइज, स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। बोलो कौन सा आंसर लग रहा है? हो सकता है सी वाला मैम। सी, यस मैम। बिल्डिंग अप नेसेसरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑफ लाइन एम्प्लॉइज। नहीं, एम्प्लॉइज लोग को तो ट्रेनिंग देंगे ना, वो तो हमारा ओवरहेड में ही आता है, ट्रेनिंग कॉस्ट वो तो देना पड़ेगा, ट्रेनिंग कॉस्ट तो देना पड़ेगा अगर नए एम्प्लॉय आएंगे, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, वैल्यू चेन एनालिसिस करना पड़ेगा। ये जो बोरोइंग फंड है ये तो कॉस्ट से रिलेटेड ही नहीं है, सोच के देखो, ये तो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं होता है। हम लोग तो लोन है। हाँ, ये तो इसका चला जाएगा, फाइनेंस का चला गया, वो तो फाइनेंस वाले देखेंगे, उसके साथ कॉस्ट वालों का क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। क्या फंड बोरो करना है इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग का सारा चीज देखते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब वो लोग चेक करेंगे कितना फिजिबल है ये काम करना, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या चाहिए हमारे लिए, क्या हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज फिजिबिलिटी स्टडी। तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट ही देख रहा है कि बोरोइंग फंड जो कि कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, तो हम लोग इस हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं कि 8th का फिर ए होना चाहिए, बोरोइंग फंड, ये हमें फॉलो नहीं करना पड़ेगा। 9th number, which of the following statements are true? Activity based management involves activity analysis and performance measurement. Activity based costing serve as a major source of information in activity based management, ABM का मतलब होता है। ठीक है, तो क्या लगता है, क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, क्या लग रहा है? पढ़ के देखो और एक बार, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी एनालिसिस, मतलब जो लोग एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं, सही लग रहा है।
हाँ, मुझे ये तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट जो करेंगे वो तो एक्टिविटी एनालिसिस करेंगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी करेंगे, ये तो ट्रू है। सेकंड पॉइंट को एक बार देख लो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सर्व एज ए मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एबीएम। तो जो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट करेंगे उनके पास ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो इंफॉर्मेशन है, सोर्सेस वगैरह वहीं से मिलेगा। तो दोनों ही ट्रू होगा, दोनों ट्रू होने पे ऑप्शन बी होता है। 10th नंबर लास्ट, द की एलिमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग आर, बजट का की एलिमेंट क्या है? नॉर्मली ऑल ऑफ द अबव होने से सारा ही होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, कौन सा एक्टिविटी करना है, ये तो हो गई। क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, कितना एक्टिविटी करना है, तो ये भी बजट में ये भी तो देखना पड़ेगा, कौन सा एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कितना करना चाह रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, इसके लिए हमारा कॉस्ट क्या होगा? सारे क्वेश्चन ही तो ऐसे बने हुए हैं कि मान लो एक एक्टिविटी दिया हुआ है परचेज ऑर्डर, तो बजटेड इतना परचेज ऑर्डर हो सकता है, उस पर इतना कॉस्ट लग सकता है, तो आंसर क्या होना चाहिए बोलो? 10th का डी। मतलब डी, ठीक है, डी होगा, ऑल ऑफ द एबव हो गया। तो ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी दो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाय बाय। बाय।